ये कहानी कुछ ऐसे सर्वाइवर्स की है जो रेगिस्तान के बीचों बीच फंस जाते हैं। वो चाहे भी तो यहाँ से नहीं निकल सकते और ना ही उन तक कोई मदद पहुंच सकती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्लाइट ऑफ द फिनिक्स। ये कहानी शुरू होती है मंगोलिया के डेजर्ट से। ईस्ट एशिया का ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ पर एक कंपनी आई होती है जो यहाँ पर तेल निकालना चाहती थी, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन गलत होती है। यहाँ पर कोई तेल नहीं होता और अब ये सब के सब वापस जा रहे हैं। इन सब को वापस ले जाने के लिए यहाँ पर एक प्लेन भेजा गया है जिसके पायलट का नाम फ्रैंक होता है। उनके साथ उनका को पायलट भी होता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर जितना भी सामान है और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब को लेकर यहाँ से बीजिंग जाएंगे। ये सब के सब प्लेन में बैठ जाते हैं और बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं और तभी इस विशाल रेगिस्तान में तूफान आना शुरू हो जाता है। फ्रैंक का जो को पायलट होता है बोलता है हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि अगर हम वापस गए तो हमें फ्यूल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा उड़ान भरने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है और इसमें कितना वक्त लगेगा मुझे नहीं पता, इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा। और फ्रैंक अपने प्लेन को और भी ऊपर ले जाता है ताकि वो इस रेत के तूफान से ऊपर से निकल पाए, लेकिन यहाँ पर इनका प्लेन ओवरलोडेड होता है और ये तूफान में फंस जाते हैं। साथ ही रेडियो से मदद के लिए संपर्क करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इनका संपर्क नहीं हो पाता और तभी रेत की वजह से इनका एक इंजन खराब हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और वो इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए प्लेन को नीचे उतारना शुरू करता है, लेकिन ये लैंडिंग इतनी आसान नहीं है क्योंकि उसे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। और जैसे प्लेन और नीचे उतरता है तो इनके प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकराता है, जिस वजह से पीछे का दरवाजा खुल जाता है। इनमें से एक पैसेंजर उड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और अब इनका प्लेन रेगिस्तान में घिसटता हुआ बहुत आगे तक जाता है। और जब प्लेन रुकता है तो ये देखते हैं कि प्लेन में 2 पैसेंजर्स और मर चुके होते हैं, लेकिन अभी भी ये बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर तूफान चल रहा है। और जब तूफान थमता है तो ये दिखाया जाता है कि इनका पूरा प्लेन रेत के अंदर दफन हो चुका है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद रेत वहां से उड़कर हट जाती है और इनका प्लेन एक बार फिर से विजिबल हो जाता है। ये सब के सब बाहर आते हैं और अपने खाने की सप्लाई चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके पास 1 महीने की खाने और पानी की सप्लाई है। इन्हीं में से एक आदमी होता है, वो कहता है मैं चलकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। दरअसल इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 200 मील का सफर तय करना होगा। अब ये मंगोलिया में नहीं, चाइना में कहीं है, लेकिन इन्हें अपनी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती और ना ही इनका रेडियो काम कर रहा होता है। वो आदमी जो यहाँ से चलकर निकलना चाहता है वो कहता है कि मैंने मैराथन किया है, मैंने हाइकिंग ट्रैकिंग किया है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। उसे बताया जाता है कि ये जुलाई का महीना है और रेगिस्तान में जुलाई का महीना सबसे गर्म होता है। अगर आप 1 गिलास पानी पियोगे तो चंद ही मिनटों में आपके शरीर से पसीना बनकर 10 गिलास पानी निकल जाएगा। वो कहता है मैं सिर्फ रात को सफर करूंगा। उसे बताया जाता है कि लेकिन तुम्हें रास्ता पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं वो मैग्नेटिक हैं और तुम्हारा कंपास कभी भी काम नहीं करेगा, इसीलिए तुम गोल गोल घूमकर बार बार एक ही जगह पर आ जाओगे। और उसको समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से इस वक्त अकेला नहीं निकल सकता। अब उसी रात को जब इस सब के सब प्लेन के अंदर सो रहे होते हैं तो बाहर तूफान चल रहा होता है और तभी इनमें से एक आदमी जिसका नाम डेविस होता है वो बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसका पैर पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से वो रेस से लुढ़कता हुआ नीचे की ओर चला जाता है। तूफान में उसे चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखता और वो रास्ता भटक जाता है। हालांकि वो मदद के लिए चिल्लाता भी है लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सुबह जब सब उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनका एक साथी डेविस गायब है। उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि वो रेत में दफन हो चुका होता है। और इस बात से सब परेशान होते हैं, इसीलिए इनमें जो लेडी होती है वो पायलट फ्रैंक के पास जाती है और वो फ्रैंक से पूछती है कि कोई हमें यहाँ पर बचाने के लिए आएगा, इसके कितने % चांसेस है। फ्रैंक कहता है कि 5%, लेकिन हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि हम रेगिस्तान के बीचों बीच है, हमारे पास पानी और खाना बहुत कम है और इतने कम खाने और पानी के साथ अगर हमने चलना शुरू किया तो ये सब का सब 2 दिन में खत्म हो जाएगा और हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम है कि कोई हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए आएगा, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर इंतजार करना प्रेफर करूंगा। वहीं बाहर जो लोग होते हैं धीरे धीरे उनकी उम्मीदें टूटना शुरू हो जाती है कि कोई उन्हें यहाँ पर लेने के लिए आएगा, इसीलिए इनमें से 2 लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और साथ ही वो अपने कुछ पानी भी ले जा रहे होते
होते हैं। तभी फ्रैंक उन्हें कहता है कि यहाँ से पानी कोई नहीं ले जाएगा, और पानी की वजह से इनके बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से पानी गिर जाता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम एलियट होता है। वो इनके पास आता है। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सब की जान बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और हम इस प्लेन को रिबिल्ड करके एक दूसरा प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो। एलियट कहता है कि मैं प्लेन डिजाइन किया करता था। दरअसल एलियट के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि वो उस कंपनी के साथ काम नहीं करता था जो मंगोलिया में तेल निकाल रही थी। वो एक दिन वहां पर आया और उसके बाद से पिछले 2 सालों से वो उन्हीं के साथ था। यहाँ पर एलियट के बारे में जानने के बाद सब शॉक्ड होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब उनके अंदर एक उम्मीद भी है और वो सब तैयार हो जाते हैं कि वो इस प्लेन को रिबिल्ड करेंगे। लेकिन फ्रैंक उनकी बातों से सहमत नहीं होता। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, और वो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। और अगली सुबह इन्हीं में से एक और, जिसका नाम जेम्स होता है, वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर जो लेडी होती है वो उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है। फ्रैंक उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं जाऊंगा, और फ्रैंक उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उन पहाड़ियों तक पहुंच जाता है जहां पर इनकी प्लेन का पिछला हिस्सा टकराया था और प्लेन से एक आदमी गिर गया था। उस आदमी की डेड बॉडी वहां पर अभी भी होती है, पर उसके शरीर पर उसके कपड़े नहीं होते और वहां पर कुछ गोलियों के कवर भी होते हैं। ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह से हैरान होता है, और तभी वहां पर जेम्स आता है। जेम्स कहता है कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है। मैं यहाँ पर अपनी घड़ी लेने के लिए आया था जो मैं इस आदमी से पोकर में हार गया था, पर अब इसके हाथ में वो घड़ी नहीं है। इसीलिए समझ जाते हैं कि यहाँ पर रेगिस्तान के स्मगलर्स आए थे जो इनके साथी के हाथ से घड़ी ले गए। साथ ही साथ यहाँ पर गोलियों के कवर्स भी होते हैं, क्योंकि उन लुटेरों ने इनके साथी के शरीर पर गोलियां चलाकर अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस की होती है। फ्रैंक जेम्स से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स मना कर देता है। वो कहता है कि तुम दोबारा प्लेन क्यों नहीं बनाना चाहते। फ्रैंक कहता है क्योंकि मैं उन्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जेम्स कहता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान प्यार चाहता है, और अगर हम किसी को प्यार नहीं दे सकते तो हमें उसे उम्मीद देनी चाहिए, और अगर हम उसे उम्मीद भी नहीं दे सकते तो उसे वो करने देना चाहिए जो करना चाहता है। जेम्स की बातें सुनने के बाद फ्रैंक इन लोगों का प्लेन बनाने में साथ देने के लिए राजी हो जाता है, बावजूद इसके कि उसे पूरा यकीन है कि प्लेन नहीं बन सकता। ये दोनों के दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर इनके बाकी के साथी हैं, और अब ये सब मिलकर प्लेन बनाना शुरू करते हैं। ये दिन में काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इसीलिए पूरी रात काम करते हैं। पर इनकी परेशानियां तब बढ़ जाती है जब एक रात को इनका वो फ्यूल जो इन्होंने आग जलाने और जनरेटर चलाने के लिए रखा होता है, वेल्डिंग करते हुए उस पर चिंगारियां गिर जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन इनका सारा का सारा फ्यूल बर्बाद हो जाता है। अब इनके पास उतना ही पेट्रोल यानी कि उतना ही फ्यूल बचा है जिस पेट्रोल से यहाँ से निकल सकते हैं। ये उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें अब रात को नहीं बल्कि दिन में काम करना होगा, और दिन में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते, ये दिन में काम करना शुरू कर देते हैं। और अब जो इन्होंने प्लेन को रीबिल्ड किया है उसमें इन्हें एक विंग को जोड़ना है, और इनके पास एक ही मौका है। अगर ये विंग नीचे गिर गया तो ये कभी भी ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि इनके पास इतने भारी सामान को उठाने के लिए कोई भी क्रेन नहीं है, और ये उसे धीरे धीरे ऊपर से छोड़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वो जंजीर टूट जाती है जिससे इन्होंने उस विंग को होल्ड किया होता है। वो विंग बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ खिसक जाता है और वो सीधा प्लेन से टकराता है। इस बात से सब हताश हो जाते हैं। प्लेन के अंदर पहले से इनका एक साथी होता है जिसे उस विंग को एक बोल्ट से जोड़ना है, और तभी वो बाहर आता है। वो कहता है कि मैंने कर दिया। दरअसल जंजीर टूटने के बाद विंग जब फिसल कर नीचे प्लेन की तरफ गया था तो वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर गया था जहां पर उसे जाना था, और इस विंग के जुड़ने के बाद इनके प्लेन का पूरा ढांचा तैयार हो चुका है, और सबको अब उम्मीद है कि ये यहाँ से फ्लाई करके निकल जाएंगे। इसीलिए नाचना शुरू कर देते हैं, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ये रेत भी हटा रहे होते हैं ताकि एक ट्रैक तैयार कर सके और यहाँ से उड़ सके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। एक दिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक तूफान भी आ जाता है जिसमें बहुत सारी बिजलियां गिरना शुरू हो जाती हैं, और इनका जो प्लेन का विंग है उसके
अंदर पेट्रोल है, इसीलिए सब वहां से भागकर उससे दूर हो जाते। लेकिन एलियट वहां से नहीं जाता क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस प्लेन को नहीं खोना चाहता। और जब उसके ऊपर बिजली गिरने वाली होती है तभी फ्रैंक उसे पकड़कर वहां से कूद जाता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। क्योंकि अगर एलियट को कुछ हो गया तो इनमें से कोई भी नहीं है जो इस प्लेन को पूरा कर सके। ये इस प्लेन का नाम फिनिक्स रखते हैं। फिनिक्स दरअसल इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से रेगिस्तान का एक ऐसा पक्षी है जिसे बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन इन्हें अभी भी फिनिक्स पर यानी कि अपने प्लेन पर बहुत काम करना है। धीरे धीरे इनका पानी भी खत्म हो रहा है और एक रात को ये रेत की चट्टान से देखते हैं कि इनसे काफी दूर कुछ लोग हैं जो टेंट लगाकर वहां पर सो रहे हैं। दरअसल ये सब स्मगलर्स होते हैं, हथियारों के सप्लायर होते हैं जो ऐसे बीहड़ रेगिस्तान के रास्तों से हथियारों की सप्लाई एक देश से दूसरे देश में करते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पानी की मदद मांगनी चाहिए। हालांकि एलियट मना करता है, लेकिन फ्रैंक और उसके कुछ साथी वहां पर उन लोगों से पानी की मदद मांगने के लिए जाते हैं। फ्रैंक और उसका साथी पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कोई भी खतरा हो तो वो पीछे से हमला कर दें। इनके पास गन भी होती है और जब वो उन स्मगलर से पानी की मदद मांगते तो उनमें से एक आदमी इन्हीं के एक आदमी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका जो साथी होता है वो पीछे से इन पर गोलियां चलाते हैं और इनके आदमियों को मार देते हैं। लेकिन एक स्मगलर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि फ्रैंक के पास मौका था उसे पीछे से गोली मारने का, लेकिन वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वो हत्यारा नहीं है। यहाँ पर जेम्स इन मरे हुए स्मगलर्स में से एक स्मगलर के हाथ में अपनी वही घड़ी देखता है जो उसके उस दोस्त के पास थी जिसकी प्लेन से गिरकर मृत्यु हो गई थी। यानी कि वही स्मगलर्स हैं जो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और इन्हीं स्मगलर्स ने इनके मरे हुए साथी के ऊपर गोलियां चलाई थी। यानी कि ये हत्यारे, ये बहुत खतरनाक हैं। इन स्मगलर्स में से एक स्मगलर बच जाता है, वो घायल होता है और ये सब उसे अपने प्लेन के पास ले आते हैं। हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि इसे मार दिया जाए क्योंकि इसने इनके एक साथी को मारा है, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना करता है। सबके बीच में आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं और तभी एलियट उसे गोली मार देता है, जिस वजह से फ्रैंक और एलियट के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। एलियट फ्रैंक को ब्लेम करता है। वो कहता है कि तुम पायलट थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंसे हैं और तुम्हारी वजह से हमारे एक साथी की जान गई क्योंकि मैंने मना किया था, फिर भी तुम वहां पर गए। और इस बात से फ्रैंक को गुस्सा आता है। वो एलियट को एक पंच मारता है और अब एलियट इन सब से नाराज हो जाता है। उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो कहता है कि अब मैं प्लेन नहीं बनाऊंगा, मुझे जितना काम करना था मैंने कर लिया। मैं यहाँ पर 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब आराम करते हो। कैली यहाँ पर उसके पास आती है और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे बिना हम इस प्लेन को नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कहता है कि अगर सब मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं इस प्लेन को बनाऊंगा और सबको उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, यहाँ तक कि फ्रैंक को भी। फ्रैंक कहता है कि तुम यहाँ के बॉस हो, प्लीज इस काम को खत्म करो। एलियट मान जाता है और एक बार फिर से सब के सब प्लेन के काम को खत्म करने में जुट जाते हैं। एक दिन ये दूरबीन से देखते हैं कि जो स्मगलर यहाँ से भाग गया था वो अब अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है, पर वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे होते क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास हथियार हैं। दरअसल स्मगलर्स के जो हथियार थे अब वो इन्हीं के पास हैं, लेकिन स्मगलर्स को ये पता है कि इनका पीने का पानी और खाना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और जब ये पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे तब वो इन पर हमला करेंगे। वहीं ये अब और भी जोरों शोरों से अपना काम करना शुरू कर देते हैं और इनका काम खत्म हो जाता है। और तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है। इसमें कई सारे प्लेन्स के मॉडल होते हैं और इन्हीं मॉडल्स को देखकर एलियट ने इस प्लेन का मॉडल बनाया होता है। और यहाँ पर सबको ये पता चलता है कि एलियट जो प्लेन्स बनाता था दरअसल वो बच्चों के प्लेन थे, वो छोटे छोटे मॉडल्स बनाया करता था। हालांकि वो उड़ने वाले हुआ करते थे, लेकिन आज तक कभी भी उसने एक बड़ा प्लेन नहीं बनाया। इस बात से सबको गुस्सा आ जाता है, खास तौर पर इयान को, और वो एलियट के सिर पर गन तान देता है। वो कहता है कि इतने हफ्तों से तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये प्लेन कभी नहीं उड़ने वाला क्योंकि तुमने आज से पहले कभी भी उड़ने वाला इतना बड़ा प्लेन नहीं बनाया। लेकिन एलियट को पूरा विश्वास है। वो कहता है कि ये प्लेन उड़ेगा। हालांकि हम छोटे प्लेन्स बनाया करते थे लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाले हुआ करते थे, उनमें बैलेंस की ज्यादा जरूरत होती है। फ्रैंक इयान को रोक देता है और तभी यहाँ पर तूफान आना शुरू हो जाता है और जब हवाएं तेज होती है तो जो प्लेन इन्होंने इतने हफ्ते की मेहनत से
बनाया होता है वो हवा में अपने आप ही हल्का हल्का उठना शुरू हो जाता है और ये देखकर सब समझ जाते हैं कि ये प्लेन उड़ेगा। उनके दिल में जो उम्मीद खत्म हो चुकी थी एक बार फिर से जाग उठती है, लेकिन ये रेगिस्तान का तूफान होता है जिस वजह से प्लेन पूरी तरह से रेत में ढक जाता है। तूफान खत्म होने के बाद सबके सब हताश होते हैं क्योंकि इन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि ये प्लेन इन सब को लेकर यहाँ से उड़ सकता है। लेकिन फ्रैंक कहता है कि हम सब ने इसे मेहनत से बनाया है और इसे हम उड़ाकर यहाँ से ले जाएंगे। ये सब के सब प्लेन को रेत से निकालते हैं और खींचते हुए उस जगह तक ले जाते हैं जहां पर रेत नहीं होती और प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट होता है लेकिन अगले पल वो बंद हो जाता है। ये कई बार ट्राई करते हैं और फाइनली इनका प्लेन स्टार्ट हो जाता है। प्लेन की इंजन की आवाज सुनकर जो स्मगलर्स होते हैं वो इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो घोड़ों पर अपनी गन्स लेकर इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ आ रहे हैं। ये सब के सब प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग्स के साथ लटक जाते हैं। दरअसल इनके प्लेन का डिजाइन ऐसा होता है कि उसके अंदर बैठने के लिए किसी के लिए कोई जगह नहीं होती। इन्होंने एक बहुत बड़े हवाई जहाज से एक छोटा सा प्लेन बनाया है और अब इनका प्लेन रनवे पर आगे बढ़ना शुरू होता है। पीछे से वो स्मगलर्स लगातार इन पर गोलियां चला रहे होते हैं लेकिन इनमें से किसी को भी गोली नहीं लगती और तभी इनका रनवे खत्म हो जाता है और इनका प्लेन एक गहरी खाई में गिर जाता है। स्मगलर्स को लगता है कि ये सब मारे गए, लेकिन अगले पल इनका फिनिक्स उसी खाई से ऊपर उड़ता है और वो आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। ये सब के सब इससे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने हफ्तों से जो इन्होंने मेहनत की थी वो मेहनत इनकी कामयाब हो चुकी है और इस तरह से सब मौत को मात देकर इस रेगिस्तान से जहां से निकलना नामुमकिन है यहां से निकल जाते हैं। और अंत में हमें इन सब की फोटोज दिखाई जाती है। ये सब के सब अपने परिवार के साथ अपने काम में खुश हैं। फ्रैंक और उसका को पायलट अपनी खुद की एयरलाइंस खोल लेते हैं जिसका नाम वो फिनिक्स रखते हैं और एलियट की फोटो एक मैगजीन में छपती है जिसमें क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा होता है नासा की नई उम्मीद, यानी कि अब वो नासा के लिए काम करता है। ये फिल्म सन 2004 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। इस फिल्म का बजट था $45 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $35 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।